हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 42 करेंगे और जिसकी डेट है 10 अक्टूबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोकतांत्रिक विषय से पढ़ रहे हैं न्यायपालिका, क्योंकि हमने जाना था कि 3 मुख्य संस्थाएं होती हैं जो लोकतांत्रिक राजनीति में कार्य करती हैं। एक पढ़ी थी हमने व्यवस्थापिका, दूसरी पढ़ी थी कार्यपालिका। उन दोनों के बारे में हम जान चुके हैं कि उनके क्या क्या कार्य करते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है। आज हम इस वर्कशीट के अंदर पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी लोकतंत्र में। देखिए, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। मतलब हमारे यहाँ पे विभिन्न स्तरों पे मौजूद होती हैं अदालतें। कोई जिला स्तर पे है, कोई राज्य स्तर पे है ना। तो इस तरीके से ये जो सारी न्यायपालिकाएं हैं, इन सबके सामूहिक रूप को हम क्या बोलते हैं? न्यायपालिका बोलती हैं। सब मिलके बनाती हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। मतलब ये सामूहिक समूह हो गया ना, सर्वोच्च न्यायालय का, राज्यों में जो उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय। तो ये सब मिलकर सामूहिक रूप से हम इसको कहते हैं न्यायपालिका। ठीक है। देश में एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, एकीकृत है, सबका मतलब एक से जुड़ाव है, एकीकृत है, जिसका मतलब देश के सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। ऐसा ही होता है ना कि अगर निचली अदालत में कोई फैसला आता है तो हम ऊपर की अदालत में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। मान लो कोई स्थानीय स्तर पे कोई बात हुई है तो हम जिला न्यायालय में अपील कर सकते हैं। उसके बाद हम उच्च न्यायालय में जाते हैं। सबसे जो बाद की जो हमारी चीज़ है, हम जाते हैं अपने न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो भी आता है वो सभी न्यायालयों में मान्य होता है। ठीक है। चलिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। और स्टूडेंट्स, हाँ, मैं आपको एक बात भी बता दूं, जरूरी नहीं है कि इन सब स्तरों से ऊपर होते हुए हम सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचे। ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो सीधे हमारे उच्च न्यायालय में जाती हैं या फिर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचती हैं। ठीक है। चलिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। तो जो ये विवाद हैं, ये सब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। अगर ऐसा कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? इसकी सुनवाई कर सकता है। देश के नागरिकों के बीच अगर विवाद हो जाए, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद हो जाए, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। 2 या उससे अधिक राज्यों सरकारों के बीच विवाद हो। अगर 2 सरकारों के बीच विवाद हो गया कि मान लो यूपी और दिल्ली के बीच विवाद हो गया, क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं, हो सकता है कोई भी चीज़ें आ सकती हैं, या फिर हरियाणा और दिल्ली के बीच विवाद पैदा हो गया, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? उसकी सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय। 2 से ज़्यादा राज्य हों तब भी, मान लो एक तरफ है यूपी बिहार और एक तरफ है हरियाणा पंजाब, तो अगर उन लोगों के बीच भी विवाद हो जाता है तो आप ये समझिए 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच जो विवाद हो जाता है वो उसकी सुनवाई भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद हो जाए, मान लो केंद्र सरकार होती है एक हमारी होती है राज्य सरकार, जैसा कि हमने पढ़ा है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, किसी भी राज्य की सरकार के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसकी सुनवाई भी हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं इसको, वो करता है। यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। चाहे तो आपका किसी भी फौजदारी मामला हो या कोई भी आपका दीवानी मामला हो, है ना, चोरी वगैरह से संबंधित हो या कोई दूसरा मामला, तो वो सब कौन करता है? उसकी सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई करता है। अगर उच्च न्यायालय में कोई फैसला आ गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो उसके खिलाफ अगर हमें रिट दायर करनी हो तो हम तब भी सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अब देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। इसके ऊपर जो हमारी न्यायपालिका है वो एक स्वतंत्र बॉडी है। मतलब उसको ऐसा नहीं है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम करती है, किसी के दबाव में आके काम करती है, या उसके निर्णयों पर किसी चीज़ का फर्क पड़ता है। वो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय लेती है। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्र देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनकी यही पहचान होती है, जो उनकी अदालतें हैं, जो उनकी कोर्ट्स हैं, या उनकी विधायिका है या कार्यपालिका है, उसके अधीन नहीं होती। जो ये होती है आपकी न्यायपालिका, ये एक स्वतंत्र होती है। भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। आप समझिए, जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होता है या सबसे ज़्यादा सीनियर है ना, सबसे ज़्यादा सीनियर होता है, ज़्यादातर उन्हीं को क्या बनाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, अगर किसी की क्वालिटी कुछ ज़्यादा है तो उसको भी बनाया जा सकता है, लेकिन आम तौर पे अगर बात करें तो ऐसा ही होता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि एक स्वतंत्र बॉडी है, ये अपने रूप से कार्य करती है। अगर किसी का फैसला किसी को पसंद नहीं आया, अगर वो चाहे कि उसको कोई सरकार चाहे भी हटाना, तो वो नहीं हटा सकती। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती हैं। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए न्याय संसद के जो दोनों सदन हैं, दोनों सदन कौन से? निम्न और उच्च सदन। निम्न यानी कि लोकसभा और उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, दोनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक सदन के 2/3 सदस्य सहमत हैं और दूसरे सदन में नहीं हुआ तो फिर उसमें मुश्किल हो जाती है। दोनों ही सदनों में कम से कम 2/3 सदस्यों का अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, तभी इसके खिलाफ कुछ हो सकता है। न्यायपालिका और भारत का संविधान। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। बहुत से ऐसे रूल होते हैं, चलते आ रहे हैं, लेकिन नहीं पता कि एक्चुअल में उनकी डिटेलिंग क्या है, तो उनकी व्याख्या भी कौन करता है? न्यायपालिका करती है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, कि अगर विधायिका ने कोई कानून बना दिया है ना, और कार्यपालिका ने कोई कार्रवाई करी और वो जो हमारे संविधान के जो क्या है ढांचा है उसके बिल्कुल अलग है, तो वह केंद्रीय राज्य स्तर पर ऐसे कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर देता है। वो इसको मान्य मानता ही नहीं, इसको सही मानता नहीं और अमान्य घोषित कर देता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कोई भी सरकार आएगी, अपना कानून बनाएगी और क्या होगा? अपना कानून बनाएगी और काम करेगी, है ना। फिर जो हमारा जो मूल संविधान है उसकी तो धज्जियां उड़ जाएंगी, है ना। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब आप ये देखिए, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर न्यायपालिका को ऐसे लगता है कि ये नहीं है सही, तो उसको वो क्या कर देता है? अमान्य घोषित कर देता है। ठीक है, तो इस तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। मतलब अगर ऐसा उसको कोई चैलेंज करता है तो वो क्या करता है? वो देखता है कि उसकी संवैधानिक वैधता कितना है, कितना वो सही है, कितना वो गलत है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो क्या होगा? कोई भी आएगा और निरंकुश शासन भी हो सकता है, क्योंकि वो अपने तरीके से कानून बना लेगा और फिर उसी को वो मान्य हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे या किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका स्वतंत्र होने की वजह से कानून का ऐसा नहीं होता, गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं,
है ना। अगर कोई किसी भी कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है और सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है तो इसी को बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। मान लो कोई चीज़ है, कोई निर्णय दे दिया है ना, और कोई उसको चैलेंज करता है, भाई ये सही नहीं है, तो उसको दोबारा से जब उसका रिव्यू करा जाता है, समीक्षा करी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय ये बोलती है कि कोई भी संसद है, अगर जो मूलभूत सिद्धांत हमारे संसद में हैं उनमें तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये है न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। न्यायपालिका और मौलिक अधिकार को समझिए कैसे जुड़े हुए हैं आपस में। भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, यानी नागरिक अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश भी दिए हैं। आजकल जैसे किसी का मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, किसी को लगता है कि हमें ये चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, इसका हमें अधिकार है और हमें ये अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो वो न्यायालय की शरण में पहुंच जाता है और फिर उसकी न्यायपालिका रक्षा करती है। तो इस तरीके से न्यायालय और मौलिक अधिकारों का संबंध है। इन्हीं वजह से लोगों न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास करते हैं। इसलिए न्यायपालिका क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष बॉडी है, इसी वजह से न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की आपकी न्यायपालिका का जो मुख्य कंटेंट था। अब देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर आपको बड़े ही आसान लगेंगे अगर आपने ध्यान से सुना है, क्योंकि बहुत ही ये ऐसा टॉपिक नहीं है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हम जानते ही न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं, तो हमें काफ़ी तो पता ही होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो फैक्ट या डाटा होता है वो हमें देखने की ज़रूरत होती है बस। न्यायपालिका किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं, तो आपको इस तरीके से लिखना है इसका आंसर। भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय शामिल होते हैं। राइट, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, केंद्र व राज्यों के बीच विवाद हो, फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील करनी हो, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। मतलब कि आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये लिख देना है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में किन किन मामलों पर सुनवाई होती है। देश में ये सारे की सारी चीज़ों में कौन करता है, सुनवाई करता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से अभिप्राय है वह कार्यपालिका और विधायिका किसी के नियंत्रण में नहीं हो और निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष ले, तो ये होती है हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका। राइट, चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर आप इस तरीके से देंगे, विचार से स्वतंत्र न्यायपालिका बेहद, मेरे विचार से, सॉरी इसमें मेरे कट गया है, मेरे विचार से स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत जरूरी है। गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगले और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको मेरे लिखना है, मेरे विचार से, और ये प्रश्न का उत्तर लिख देना है। ये हो गई आपकी आज की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 42। होपफुली आपको वीडियो से हेल्प मिली है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है और अगर आप चाहते हैं मैं आपकी हेल्प इसी तरीके से वीडियो बनाकर करती रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। और बच्चों, अगर आप नए आए हो चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।